बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे सामने। नाज़रीन, जब भी आप किसी अखबार, तारीख़ी किताब या रसाले में तारीख़ी लोगों के नाम पढ़ते होंगे तो आपको इन नामों में से नवाब ऑफ कालाबाग का नाम ज़रूर मिलता होगा, जिनको तारीख़ में एक अहम किरदार की हैसियत हासिल है। लेकिन क्या आप उनकी ज़िंदगी और उनके पुरअसरार कत्ल के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उनकी ज़िंदगी के चंद खुफिया राज़ों से पर्दा उठाएंगे जिनसे आप यकीनन नावाकिफ़ होंगे। नाज़रीन, नवाब ऑफ कालाबाग का असल नाम मलिक अमीर मोहम्मद खान था, जो 20 जून 1910 में कालाबाग में ही पैदा हुए थे। नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी, जबकि उनका शुमार मुल्क के बहुत बड़े जागीरदारों में होता था। कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहते हैं कि उन्होंने माजी में अपने शहर के अंदर बरगद का बहुत बड़ा बाग लगाया हुआ था, और फिर जब दरख्त बड़े और घने हो गए तो दूर से देखने पर काले रंग के मालूम होते थे, इसलिए ये जगह आहिस्ता आहिस्ता कालाबाग के नाम से मशहूर हो गई। नवाब ऑफ कालाबाग अगरचे बहुत बड़े जागीरदार थे, लेकिन उनको दूसरे जागीरदारों की तरह शिकार और पीने पिलाने का शौक नहीं था, यहाँ तक कि ये सिगरेट तक नहीं पीते थे। वो बहुत सादा तबीयत के इंसान थे। वो शलवार कमीज़, अजगर और पगड़ी इस्तेमाल करते। उनके बेटे भी यही लिबास पहनते थे। इसके अलावा वो एक कबीले के सरदार भी थे। उनके मुंह से निकला हर लफ्ज़ कानून समझा जाता था, जबकि ये भी हकीकत है उनके दौर में मियाँ वाली में कत्ल गारत का बाजार गर्म रहा, लेकिन उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को उभरने नहीं दिया, हमेशा उन्हें दबा कर रखा। नवाब ऑफ कालाबाग की बेगमात जब बाजार जाती तो ये हुक्म दिया जाता कि बाजार की तमाम बत्तियाँ बंद कर दी जाएँ, और बाजार से मर्दों की आमदोरफ्त बंद हो जाती, और उसके बाद मसल्ला आदमी आते जो मर्द बाजार में मिल जाता उसकी हंटर से पिटाई करते। नवाब ऑफ कालाबाग ने जागीरदारी के साथ साथ तहरीक पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया, और 1940 में मंटो पार्क लाहौर में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो नवाब मलिक अमीर मोहम्मद उस तहरीक में खुद शामिल हुए। कायदे आज़म ने उस जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि तकरीरों के ज़रिए अवाम को बेदार करना होगा, लेकिन इन कामों के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होगी, लिहाजा आप तमाम दोस्त इस तहरीक के लिए फ़ंड्स दें। उसके बाद अजलास में मौजूद हर शख्स ने अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा देने का ऐलान किया। जब तमाम लोगों ने इमदाद देने का ऐलान कर दिया तो अजलास में बैठे हुए लोगों में से एक खूबसूरत नौजवान पिछली कतार से उठा और उसने ऐलान किया। उसने कायदे आज़म के सेक्रेटरी से कहा कि जनाब, जितना चंदा सब लोगों ने जमा कराने का ऐलान किया है उस तमाम चंदे के बराबर तहरीक पाकिस्तान के लिए मेरा चंदा शामिल कर दें। ये ऐलान सुनकर पंजाब के तमाम जागीरदार और कायदे आज़म खुद दंग रह गए। कायदे आज़म ने पीछे मुड़कर उस नौजवान को देखा और अपने साथ बैठे हुए नवाब मुमताज़ दौलताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है, जिसके जवाब में दौलताना ने कहा कि जनाब, ये मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग हैं। उसके बाद कायदे आज़म ने नवाब मुमताज़ दौलताना से कहा कि मेरे साथ वाली कुर्सी इसके लिए छोड़ दें ताकि वो मेरे साथ बैठ सके। चनाचे कायदे आज़म ने उस नौजवान को अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठा दिया। कायदे आज़म ने उस नौजवान को इज़्ज़त इसलिए नहीं दी कि वो बहुत बड़े जागीरदार थे, बल्कि इसलिए दी कि वो इस कार खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल रहे थे। कालाबाग को आलमी मीडिया के सामने सबसे ज़्यादा शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब मलिक अमीर मोहम्मद गवर्नर मगरबी पाकिस्तान बने, जिनका अहद गवर्नरी सन 1959 से लेकर 1966 तक रहा। उनका दौरे गवर्नरी इंतज़ामी लिहाज से भी मिसाली रहा, जिसमें भारत के साथ 1965 की कामयाब जंग लड़ी गई। सदर अयूब ने गवर्नर अमीर मोहम्मद को अपना मुंह बोला भाई कहा हुआ था। महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा भी नवाब साहब के दौर में हुआ था। नवाब साहब यकसा कानून के सबसे बड़े हामी थे। उनके नज़दीक जो कानून गरीब के लिए है वही कानून सदर अयूब के बेटे पर भी लागू होता था, यहाँ तक कि नवाब साहब अपने बेटों को भी बिला वजह गवर्नर हाउस दाखिले की इजाज़त नहीं देते थे। हत्ता कि नवाब साहब की बेगम ने तो गवर्नर हाउस देखा तक नहीं था। नवाब साहब की जनरल सिकंदर मिर्ज़ा से ज़ाती दोस्ती थी, जिनसे अपने इलाके दाऊद खेल ज़िला मियाँ वाली में 4 कारखाने खाद, सीमेंट, केमिकल और पेंसिलिन के मंजूर करवाए। जब इन कारखानों का संग बुनियाद रखा गया तो सिकंदर मिर्ज़ा ने उस रात नवाब ऑफ कालाबाग के यहाँ उनके ज़ाती मेहमान खाने बोहड़ बंगले में क़याम किया।
اس کے علاوہ نواب آف کالا باغ پاک فوج سے دلی محبت کرتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے۔ معروف علمی اور ادبی شخصیت سید صادق حسین شاہ اپنی ایک کتاب میں نواب آف کالا باغ کے متعلق لکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے دوران جنرل شیر علی واہگہ بارڈر کی نگرانی پر مأمور تھے کہ اچانک جنرل شیر علی نے ایک آدمی کو پرائیویٹ کپڑوں میں دیکھا کہ وہ مورچوں میں تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے کہا کہ ہیلی کاپٹر کو کسی محفوظ جگہ پر اتارو، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں جب ہر طرف سے گولیاں برس رہی ہیں، فضا سے جہاز آگ اگل رہے ہیں، تو ایسے حالات میں یہ قوم کا ہمدرد کون ہے؟ لہٰذا جنرل شیر علی نیچے اترے تو نواب صاحب فوجی جوانوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ جنرل شیر علی نے ملک صاحب سے کہا کہ جناب، آپ جیسے لیڈروں کی قوم کو بہت ضرورت ہے، جو لوگ ایسے کٹھن حالات میں اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دشمن کی گولی کے سامنے کھڑے ہو سکیں، وہ اپنے وطن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قومیں لڑا کرتی ہیں اور میں اسی قوم کا ایک فرد ہوں۔ دوستو، نواب صاحب کا اچھے اقدامات کے باوجود ان کا قتل اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ہوا تھا۔ سابق صدر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان نے اپنی ڈائری میں اس واقعہ کا ذکر یوں کیا کہ جنرل موسیٰ نے دوپہر انہیں فون پر بتایا کہ نواب آف کالا باغ کو ان کے بیٹے نواب اسد خان نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے، اور تفصیل معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ نواب آف کالا باغ کی اپنے بیٹے اسد سے کسی بات پر بحث و تکرار ہو گئی، جس کے نتیجے میں نواب صاحب نے اسد پر 2 فائر کیے، جن سے اسد کا بازو زخمی ہو گیا، اور پھر جواب میں غصے میں آ کر اسد نے اپنے والد پر 5 فائر کیے، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بھاگ ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔